और मुझे अभी तक यही समझ नहीं, आपने किस बेस पे मुझे धमकियां दी हैं? मैंने कहा अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए, मेरे नाम से चाहिए, तो वो मैं किसी और तरीके से दे थैंक यू सो मच। अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। कहीं पे इन्होंने रेड की थी जब दुआ ज़ारा को ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे इंजेक्शंस मिले थे, मेरे पास इसके भी प्रूफ हैं। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके मेज़बान अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डेली न्यू। नाजरीन, सोशल मीडिया का जो सा मर्जी ऐप देख लिया जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या हो ट्विटर, हर जगह पे दुआ ज़ाहरा और ज़हीर के चर्चे अरूज पर हैं। इस केस को डे 1 से जो फॉलो कर रही हैं शुरा शकील, जो कि हमारे साथ मौजूद है और इस केस के बारे में मज़ीद तफसीलात हमें देंगी। दुआ ज़ाहरा और ज़हीर का जो केस है, इसको लेके बहुत से चर्चे सुनने में आ रहे हैं। आप इसको डे 1 से फॉलो कर रही हैं। दुआ ज़ाहरा के जो वालिद हैं, उन्होंने हमें ये वाज़िया तौर पर दिखाया है कि जो उनकी शादी हुई है वो 2005 में हुई है और उनकी जो बेटी है दुआ ज़ाहरा, वो पैदा हुई है 2008 में, और दुआ ज़ाहरा का कहना है कि वो पैदा हुई है 2006 में। तो हकीकत क्या है? अब माँ बाप सच है या बेटी सच बोल रही है, या माँ बाप बेटी को बचाना चाहते हैं या फिर बच्ची उस लड़के के साथ रहना चाहती हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अब देखिए, बच्ची जिसके साथ भी रहना चाहती है वो तो एक अलग इशू है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मेडिकल आया, ये बात शायद किसी ने की नहीं है, लेकिन आज मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है कि आप ये सोचें कि इस मेडिकल के आने के बाद क्या उस माँ के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे कि जिसकी शादी 2005 में हुई है, ठीक है? तो जो उसका जो मेडिकल आ रहा है वो आ रहा है 17 साल की हिसाब से। तो अब आप ये देखें, उस माँ के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं कि इतना मतलब 15 साल शादी को हुए हैं तो बच्ची 17 साल की फिर कैसे होगी? ये एक सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। बाकी रही बात उसके रहने की, तो देखें अभी वो मैच्योर बच्ची है ही नहीं है। 13-14 साल की बच्ची को क्या पता होता है कि उसको पता ही नहीं मैंने फैसले क्या करने हैं। उसको पता ही नहीं है कि मैं जिस पाथ पे जा रही हूँ वो सही है या नहीं है, मेरा ट्रैक सही है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक मैं आपको मिसाल दे के बात करती हूँ, मोटरवे वाक़या हुआ था। वो खातून थी, समझदार थी, वो गई, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, जो हुआ वो उनको सारी दुनिया को पता है कि उस खातून के साथ क्या हुआ। तो आप ये सोचें, एक बच्ची जो खुद अपने मुंह से कह रही है मेरे पास पैसे नहीं, उसके वालिदैन कह रहे हैं कि वो जब घर से निकली उसके पास 1 रुपया नहीं था, तो ऑटो वाले को पैसे उसने कैसे दिए? एयरपोर्ट तक जाने के लिए, ठीक है? एयरपोर्ट तक जाने के लिए पैसे किससे दिए? फिर अगर जो बाबा जी थे जिन्होंने उसको इतनी फेवर दी है, तो क्या उनके दिमाग में एक दफ़ा भी बात नहीं आई है कि इतनी छोटी सी बच्ची लाहौर, ये कराची से लाहौर जा रही है और इसके पास पैसे भी नहीं है, ये पता नहीं मुझे पैसे देगी या नहीं देगी? रास्ते में टूल प्लाजाज भी आते हैं। टूल प्लाजाज जो होते हैं, जब हम गाड़ी हायर करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है टूल प्लाजाज को वहाँ पे करना। तो क्या उनके जहन में ये भी नहीं आया कि नहीं, मैं 22,000 तो वैसे हुआ है, तो ये कहीं उतार के मुझे डॉज करके चली ना जाए, मैं फ्यूल कैसे डलवाऊंगा, मैं ये कैसे? देखिए, ये सारी बातें जो है ना, ये सारी आवाम समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझ के भी अगर ना समझना चाहें तो ये उनकी गलती है। दुआ ज़ाहरा के पास अगर पैसे नहीं थे, इसका मतलब डायरेक्ट ये समझ आता है कि ज़हीर जो है वो पहले जहाँ से वो निकली है घर से, वहाँ से उसके साथ था। फिर दुआ ज़ाहरा का ये कहना क्यों है कि उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आके कॉल की और पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों से, और वो दिन था संडे का, उस दिन तो यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, तो क्या वो मतलब वो बुजुर्ग जो है उन्होंने उसकी इतनी हेल्प की कि उसको पैसे दिए? पीछे से वो कैसे आई? मतलब उसको हेल्प हो रही थी पीछे से? देखिए, दुआ ज़ाहरा के पास नंबर तो था ना, बकौल कुछ यूट्यूबर्स के भी और बकौल दुआ ज़ाहरा के भी, कि मेरे पास नंबर था। तो जब नंबर था तो जो वो बाबा जी इतने अच्छे मिले थे उनको, ड्राइवर जो थे, तो क्या उनको नहीं वो कह सकती थी कि भाई मेरा भाई है या मेरा कज़न है या कोई भी है, मैं जिनके पास जा रही हूँ मुझे उनको कॉल करनी है तो मुझे कॉल करवा दे? बाबा जी बगैर पैसों के इसको लाहौर तक ले आए, यूनिवर्सिटी के अंदर तक ले आए, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं करवाई है ताकि वो ज़हीर को, शबीर को, किसी को भी बताती है XYZ कि भाई मैं लाहौर आ रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तैयार रखना, ठीक है? और संडे को यूनिवर्सिटी बंद होती है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आती है, यूनिवर्सिटी में आके वो लड़कियों का ग्रुप देखती है, वो लड़कियों के पास जाती है, उनसे कहती है, उसने बाबा जी से कहना गवारा नहीं किया, यानी कि जो ड्राइवर था जो उसको 17-18 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद लेके आया, रास्ते में कोई बात नहीं हुई या इनका कहीं स्टे नहीं हुआ, कुछ खाना पीना या वॉशरूम जाना होता है, कुछ नहीं हुआ। उसने आके यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ लड़कियों से नंबर मांगा, फ़ोन किया और लड़कियों ने करवा दिया। यहाँ पे सबको पता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद होती है, और मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ की सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत
स्ट्रिक्ट होती है। अननोन पर्सन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और जो है वो सबूत लेके आने जा रही हूँ, मतलब दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि इनका जो प्लान था वो कुछ और था। ये लोग इन शरई शादी करना चाह रहे थे, ये शरई शादी करना चाह रहे थे। इसका सबूत जो है वो मेरे मोबाइल के अंदर है। इनका प्लान ये था कि शरई हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद बच्ची को गायब कर देंगे जी, और 1-1.5 साल बाद जब बेबी शेबी या कुछ ऐसा प्लान हो जाएगा तो फिर हम शायद कोई बात अगर बढ़ती है तो हम फिर ले आएंगे। उसके माँ बाप का कहना है वो 14 साल की है और वो कह रही मैं 17 साल की हूँ, आईडी कार्ड भी इशू नहीं हुआ। एक 17 साल की लड़की का निकाह पहले बात तो कैसे हो सकता है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, उसके माँ बाप से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया जब वो यहाँ पे आई। मैं यही आपको बताने चाह रही हूँ कि देखें, बड़ापन हम तब मानते कि जब अगर सपोज़ मैंने जैसे पहले कहा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए यही कहते हैं कि ठीक है जी बच्ची अपनी मर्ज़ी से आ गई। लेकिन ज़हीर की वालदा का जो किरदार होना चाहिए था वो ये था कि बच्ची अगर आ गई थी अपनी मर्ज़ी से तो वो उसकी वालदा को या वालिद को कॉल करती कि भाईजान आपकी बेटी हमारे पास आ गई है, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम आ जाते हैं या आप हमारे पास आ जाएं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो अगर बच्चों की खुशी है तो हम मिल के एक टाइम देख के इनका कर देंगे, जो एक तरीक़ेकार होता है। ये नहीं है कि बच्ची अगर अपनी मर्ज़ी से भी आ गई है तो आप उसको कोर्ट में जाके निकाह भी करवा दिया जाली, और उसके बाद जाली उसका वो मेडिकल भी बन गया, फिर उसको आपने पूरे पाकिस्तान में घुमाया। और ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं पे इन्होंने रेड की थी जब दुआ ज़ारा को ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे इंजेक्शंस मिले थे, मेरे पास इसके भी प्रूफ हैं। अच्छा, सुनने में आया कि आपको इस केस के मुतालिक जो धमकियाँ मिल रही हैं काफ़ी, और आपको काफ़ी मतलब ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, इस हवाले में आप क्या कहेंगे? जी, धमकियां तो मुझे मिल रही हैं काफ़ी, मतलब इस तरह से है कि हमारे एक मुल्क के बड़े जानने माने नाम है, मैं नाम उनका यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, उनका नाम ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम लेके मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग में वो मौजूद है कि जिन साहब ने मुझे धमकियाँ दी हैं, और मुझे यहाँ तक कहा गया है कि आप किसी को इंटरव्यू नहीं देंगी जी, और अगर आप ये देखना चाहती हैं तो हम आपको ट्रेलर भी दिखा देते हैं। एक रिकॉर्ड। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, बोलें। आप स्टिल परेशान हैं? आई एम नॉट वरीड अबाउट यू बिकॉज मैं शायद आपको मेरा पता नहीं है, मैं आपको लेके वरीड क्यों होंगी? आपने मुझे धमकियां दे ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मैं तो अभी भी स्टिल इंटरव्यू दे रही हूँ। आपने मुझे मना किया कि इंटरव्यू नहीं देना, बट मैं तो फिर आपका ठीक है ना। पहली बात कि आपको कोई हक ही नहीं है कि आप मुझे इस चीज़ से रोकें कि आपने किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना, घर बैठूँ जी। और मुझे अभी तक यही समझ नहीं आया आपने किस बेस पे मुझे धमकियां दी हैं। मैंने आपको ऐसे थ्रेटन कैसे किया है? आपने मुझे थ्रेट किया है ना, जब आपने मुझे कहा कि ट्रेलर देखना चाहती हैं और दिस एंड दैट, आपने मुझे सब कुछ बोला है। बट एनीवे, ठीक है, आपको कोई ऐसा हक नहीं है कि आप मुझे इस किस्म की बातें कहें। हक तो इस पाकिस्तान में मुझे बड़े सारे हैं। आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हकूक़ वो किसने दिए हैं ये मुझे ना जानने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको राइट्स किसने दिए हैं वो आपका और उनका मैटर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मुझे ये बात कहें जो मेरा प्रोफेशन है वो करने से रोके मुझे, कि मुझे धमकियां दें। धमकी देने का हक तो आपको बिल्कुल भी नहीं है ना। मैंने आपको कोई थ्रेट नहीं किया। आप आर यू श्योर? आर यू श्योर? आपने मुझे क्यों इंटरव्यू देने से मना किया? आपने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं अभी देखें चैनल वालों को मना कर देता हूँ, आपका कोई इंटरव्यू नहीं करने के लिए आएगा। इसके बावजूद मैंने इंटरव्यू दे चुकी हूँ। आपने मुझे ये बात क्यों कही? आपके पास जो चैनल वाले आए हुए हैं या आते हैं जी, वो चैनल नहीं होते हैं। चैनल नहीं होते, फिर वो कौन होते हैं? वर्थ वाइज बात करें, ये चैनल नहीं होते हैं। अच्छा, फिर क्या होते हैं? फिर क्या होते हैं? अच्छा चलें, आप कम टू द पॉइंट। भाई आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बार बार कॉल कब कर रहा हूँ? आपने सुबह से मेरी मत मार दी है कॉल्स कर करके, और आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जी मेरे साथ बात करो।
देना चाह रही हैं तो मैं आपको किसी और तरीके से दे देता हूँ, लेकिन सॉरी व्हाट डिड यू से? मैंने कहा अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए, मेरे नाम से चाहिए, तो वो मैं किसी और तरीके से दे थैंक यू सो मच। अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। ठीक है, मुझे आपके नाम के साथ मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? पीछे कौन बोल रहा है? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। आई सेड एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप 2 मिनट बात करती रहिए। 2 मिनट बात करती रहूं? इतनी फ्री नहीं हूं मैं। नाज़रीन, ये थी बुशरा शकील जिन्होंने इस केस के बारे में सब कुछ बताया, और यहाँ बैठे बैठे मेरे बैठे हुए इनको कॉल्स आई हैं और उनको धमकी मिली है। एक नहीं 2 कॉल्स आई हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।